अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आखिरकार आज सायरा बानो मंजर-ए-आम पर आ गई और उन्होंने खुलकर भरपूर तरीके से पीटीआई की हमायत कर दी और उनके हक में आवाज़ उठा दी। उनका कहना था कि अगर पीडीएम हुकूमत को ही आगे लाना था तो फिर ये इलेक्शन का ड्रामा रचाने की क्या ज़रूरत थी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? पहले तो आपके यानी कि जो आप इलेक्शन आ रहे हैं उसके जख्म भी हैं। पहले तो हारे नहीं लफ्ज बोले जो इलेक्शन आपको हरवाया गया है। दूसरा देखिए, तो आपने मुझे सवाल, ये इतना इलेक्शन का इतना खड़ाक पालने की जरूरत क्या है? जब पीडीएम का सीजन 2 ही हमने देखना था तो फिर वो सीजन चलता रहता। मतलब उसको आप उस वक्त भी एक उसको लिंकर ऑन कर लेते। अब हो तो क्या था, वहाँ केपी की और पंजाब में भी 90 दिन से ऊपर हो गए थे। आइन तो टूट गया था ना, तो जब एक दफा टूट गया तो फिर आगे भी तोड़ लेते। उसमें ऐसी कौन सी किसने कुछ कहना था, कौन सी किसने क्या कदर लगाई थी? वापिस से सब कुछ यही अगर चलना था। मतलब वो कह रहे हैं कि मुल्क में माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता, बहरान आएगा। ये तो इस माशी और सियासी इस्तेकाम के जिम्मेदार कौन है? क्यों इतनी सारे वादे और अपनी मोहब्बतों में मुल्क को इस नहज तक, इस अंजाम तक पहुंचाया? पहले मेरा सवाल तो करता हूँ धरता हूँ तो यही है ना। सायरा बानो साहिबा, अब इंतखाबात हो गए, इंतखाबात हो गए, इंतखाबात हो गए, लोग जैसा भी है मैंडेट लेकर आ गए। आपने शायद पीर साहब का बयान नहीं सुना, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, उन्होंने जलसे में भी कहा था कि ये सारे मैनेज हुए हुए थे। सिंध को ठेके पे अगले 5 साल ठेके पर दे दिया गया था। तो फिर वो तो हम तो इनको एक्सपोज करने के लिए हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा था। आपने एक पार्टी से उसका इंतखाबी निशान ले लिया। क्या ये मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार फैलाना नहीं इसको कहते थे? इसको क्या कहते हैं? उसके बाद आप क्या कहते हैं? आपको एक पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन तो नजर आते हैं, लेकिन मुल्क में जो यहाँ पर सारी जमातें सड़कों पर हैं वो उनको नजर नहीं आती। मैं सॉरी, पता नहीं केबल कटी हुई है, केबल का बिल नहीं दिया हुआ, कोई एड्रेस मुझे बताएं तो ताकि मैं यहाँ से पेमेंट भिजवा दूं। और मुझे हंसी आती है। बाकी मैं तो इस इलेक्शन को इलेक्शन ही नहीं मानती। ये एक एंटी स्टेट इलेक्शन है और यहाँ पर ये कि मुल्क को पता नहीं किस आग में झोंक दी है और खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं। सस्सी ने भी ख्वाब देखा था कि मुझे पुनल आसी मैं केच दी मलका थी सा तख्त ते बहसा ते वो फुला दे बिस्तुलीसा। नहीं सस्सी खबर को के गुलाम फरीदा, उन्होंने कहा कि गुलाम फरीदा नहीं खबर सस्सी को कि मैं थल दे बिस तफनीसा। ख्वाब तो बड़े थे कि हमें 2/3 अक्सरियत मिलेगी, दोनों सूबों पे, पंजाब बड़े सूबे पे हमारी हुकूमत होगी और मतलब अनान हुकूमत होगी, लेकिन ये हुआ नहीं और ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि वो भी नहीं और वो भी नहीं, और अब दोनों मिलके वापस उसी किस्म का इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने एक दूसरे पे इतने इल्जामात लगाए थे और पीडीएम की जो नाकाम नाअहल हुकूमत और वो जो 16 महीने अजाब के लोगों पर गुजरे। एक ने कहा कि अगर मैं वजीर आजम होता तो ऐसे ना होता, दूसरे कह रहे हैं कि अगर पूरा हम लोग होते तो ऐसे ना होता। तो इस सीजन 2 में मैं क्या देख रही हूँ, हुकूमत बने ना बने, निजाम लिखते ना लिखते। सीजन 2 में भी क्या कर लेंगे? 2018 में क्या हुआ, इनके बंदे उठा के उधर रखे, उस पार्टी में शमूलियत करवाई। तो किसने करवाई? अब आप अगर प्रोग्राम नहीं काटेंगे तो जनरल बाजवा और जनरल फैज साहब ने करवाई। अब वो रिटायर हो गए, उनके नाम ले सकते हैं, हाजिर सर्विस का नाम हम नहीं ले सकते। तो अभी क्या हो रहा है? तो जो मेरा प्रॉब्लम इन सियासतदानों से है वो ये है, सारी जमातें मिल के अगर मुल्क के मुफाद के लिए अगर कहते हैं कि अब हम मुल्की मुफाद के लिए बैठ रहे हैं, तो कि ये सारी जमातें मिल के हर इदारे का तयन नहीं कर सकती कि वो अपना अपना उनका क्या क्या किरदार होगा। 2024 में ये रो रहे हैं या हम रो रहे हैं, फिर आगे जाकर 2028 में 28 होगा, क्या होगा? वहां जाकर फिर रोएंगे 29 में, अगर हुकूमत 5 साल चल गई तो फिर वापस से ये रोएंगे, क्योंकि ये तो लग रहा है जैसे वक्त का पहिया है, आज को ऊपर है फिर नीचे को ऊपर। तो खुदा के वास्ते एक दफा तयन कर ले। अभी जैसे उन्होंने कहा कि ये जाती हुई गवर्नमेंट इतनी ज्यादा चीजों की प्राइस बढ़ा के चली गई है, आगे बिजली भी, आगे गर्मियां आ रही है, मुल्क में वैसी गैस नहीं और जो पेट्रोल और ज़ाहिर पेट्रोल और बिजली का ज्यादा वो होता है। तो ये आने वाली जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मुझे नहीं पता कि वो कैसे डिलीवर कर सकेंगे, कि जाहिर है वो महंगाई की सरूज पर पहुंची हुई है, तो आवाम को कैसे रिलीफ देंगे। तो अच्छा फैसला है नून का, पीपल्स पार्टी को उनको साथ वजारतों में बिठाना चाहिए ताकि वो जवाबदेह हो। ऐसे नहीं हो सकता कि गुड़ खा के गुलगुलों से परहेज करें, कि वो आप सदर ले लें और स्पीकर ले लें, स्पीकरशिप ले लें और उसके बाद आप सेनेट के चेयरमैन भी अपना लें, उसके बाद आप पंजाब में गवर्नर की बात करें कि वो हमारा होगा, और कोई जिम्मेदारी वाली वजारत नहीं लेनी कि लोगों के सामने जवाब देना हो।
मेरे ख्याल में कि अच्छी बात है, इनको अपने साथ रखना चाहिए वज़ारत पीपल्स पार्टी को। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन की आखिरी तारीख थी कि उन्होंने वेबसाइट पर फॉर्म 45 अपलोड करने थे, लेकिन अभी तक फॉर्म 45 वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए गए, जबकि फॉर्म 47 वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। इसके पीछे इलेक्शन कमीशन की वाज़ेह बदनीयती नजर आ रही है कि उनके दिल में चोर है, जो उन्होंने अवाम के वोट्स पर डाका डाला है और धांधली की है। अगर वो असली फॉर्म 45 वेबसाइट पर अपलोड करेंगे तो फिर वो अवाम के सामने नंगे हो जाएंगे और पीटीआई का मौक़िफ़ भी सच साबित हो जाएगा। और अगर वो फॉर्म 45 नकली अपलोड करेंगे तो वो उम्मीदवार जिनके पास फॉर्म 45 हैं वो सब लेकर अदालत में पहुंच जाएंगे। इससे भी इलेक्शन कमीशन नंगा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन दोनों तरफ से फंस चुका है, इसके पास राह फरार की कोई भी जगह नहीं बची। इलेक्शन कमीशन ना तो अब पीटीआई के हक में रिजल्ट्स अनाउंस कर सकता है और ना ही इससे भाग सकता है, क्योंकि नाज़रीन, एक तरफ तो ताकतवर लोग हैं जो हर सूरत नून लीग को इस मुल्क पर मुसल्लत करना चाहते हैं, और अगर असली फॉर्म 45 वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए या मंजर आम पर आ गए तो फिर पीटीआई का मौक़िफ़ सच साबित होगा और पीटीआई के उम्मीदवार जीत जाएंगे और फिर नून लीग बुरी तरह हार जाएगी और लंदन प्लान पूरी तरह से नाकाम हो जाएगा। नाज़रीन, ये तो अवाम के साथ धोखा है और रियासत के साथ बेवफाई है, और इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी आर्टिकल 6 लागू होगा कि उन्होंने अवाम पर इतना बड़ा डाका डाला और जो इलेक्शंस में धांधली की। लिहाजा नाज़रीन, अब इनको छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल रही। दूसरी तरफ सायरा बानो का कहना था कि अगर इन्होंने पीडीएम हुकूमत को ही आगे लाना था तो फिर पहले वाली पीडीएम हुकूमत को ही चलने देते। ये इलेक्शन की ड्रामाबाजी करने की क्या जरूरत थी, ये इस तरह की हरकतें करने की क्या जरूरत थी। इन्होंने अवाम का 50 से 60 अरब रुपया ऐसे ही जाया कर दिया। फिर से इन्हीं चोरों डाकुओं को इस मुल्क पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है जो बिल्कुल भी अवाम के मैंडेट की अक्कासी नहीं करते, बल्कि उस माइनॉरिटी हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं जिसको अवाम पहले ही मुस्तरद कर चुकी है। जितनी भी सीट्स इन्होंने जीती हैं वो सब भी धांधली से और अवाम के वोट्स पर डाका डाल के जीती हैं। अगर मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाते तो फिर ये 15 से 17 सीटों से ज्यादा कभी ना जीत पाते। इसके पीछे यही वजह है कि लंदन प्लान के मुताबिक यही तय किया गया था कि किसी न किसी तरह से नून लीग की इस कदर सहूलतकारी करनी है कि उसे हर तरह का गैर आईनी और गैर कानूनी काम करके जितवाना है। लेकिन लंदन प्लान फिर भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सका। इसके पीछे वजह यह थी कि अवाम ने पीटीआई को वोट ही इतना डाल दिया कि पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख का रुख ही बदल कर रख दिया। अवाम ने साबित कर दिया कि वो मुल्क के फैसले करना जानती है और अवाम ने खुलकर ये वाज़ेह कर दिया कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करती है और किसकी हिमायत करती है। लेकिन नाज़रीन, इसके बावजूद अभी तक ताकतवर लोगों को होश नहीं आई, अभी तक ये गफलत की नींद सो रहे हैं। इन्हें अभी तक इस बात का इदराक हो जाना चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम में शऊर आ चुका है। अब मुल्क में इस तरह की चालाकियां और ड्रामेबाजियां नहीं चलेंगी और इन्हें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने इनकी जिम्मेदारी है। अब कम से कम ताकतवर लोगों को चाहिए कि इलेक्शंस पर साफ और शफाफ तहकीकात करें, इसका ऑडिट करें और जिन उम्मीदवारों ने अवाम के मैंडेट के मुताबिक सीटें जीती हैं उन्हें ही आगे लाया जाए और उन्हें अवाम की मर्जी के मुताबिक मुल्क पर हुकूमत करने दी जाए। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।